हेलो बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन का पहला लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 4.1। जितने भी लेक्चर मेरे मिलेंगे वो एक बिल्कुल सीरीज से मिलेंगे। 4th चैप्टर चल रहा है तो 4.1, 4.2, 4.3 इस तरीके से मिलेंगे। आज जो हमारा 4th चैप्टर का मोशन इन अ प्लेन की हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई प्लेन विलेन एरोप्लेन की बात नहीं कर रहे हैं कि एक एरोप्लेन में हम बैठे एक जगह से दूसरी जगह चलेगा। मोशन इन अ प्लेन का मतलब यहाँ पर यह है कि एक्स वाई प्लेन की हम बात करेंगे। क्या करेंगे? एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन। जनरली जो आपको मिलेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपको एक्स वाई प्लेन मिलेगा, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन अ प्लेन। इससे पिछले वाले चैप्टर की अगर बात करें तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन था, उसमें ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा था या वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रहा था या जेड एक्सिस के लॉन्ग जा रहा था। इस चैप्टर में क्या होगा? ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन के बीच में अगर मैं इस तरीके का एक्स वाई प्लेन बना दूं, ये देखें आप, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां इस तरीके से ऐसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो हम क्या करें? किस में जा रहा है? एक्स वाई प्लेन के बीच में। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में जो हमारा पहला टॉपिक है वो स्केलर और वेक्टर है। आपको इस चैप्टर के जो जितने भी लेक्चर है वो एक सीरीज मिलेंगे, 4.1, 4.2, 4.3 इस तरीके से एंड सो ऑन। अगर आप कोई भी लेक्चर देख रहे हैं तो आप उसको सीरीज से देखें तो उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जनरली ये जो टॉपिक है स्केलर और वेक्टर, ये वेक्टर की अगर हम बात करें तो नया टॉपिक है कि ये आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा है। इससे पहले वाले चैप्टर की अगर बात करें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा था, उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, वो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। वेक्टर में जनरली बच्चों को थोड़ा सा ये लगता है कि टफ टॉपिक है या थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा वेक्टर टॉपिक बहुत ही आसान है। उसके क्वेश्चन देखने में तो बड़े खतरनाक, बहुत भयानक जैसे लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में सॉल्व करने में वो बहुत आसान होते हैं। छोटे क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेक्टर से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें आपको पढ़ना है स्केलर और वेक्टर। तो देखो, स्केलर क्वांटिटीज से हम बात करेंगे। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, वो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। तो सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि भाई मैग्नीट्यूड क्या होता है। भाई मैग्नीट्यूड तो पढ़ते रहते हैं, बाद में कोई पूछ लेता भाई मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड तो पता ही नहीं क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये लिस्ट देखें, यहाँ पर ये देखो स्केलर क्वांटिटी का एक कॉलम बना दिया, यहाँ वेक्टर क्वांटिटी का मैंने एक कॉलम बना दिया। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 बना दिया। ये स्केलर क्वांटिटी में मैंने 5 स्केलर क्वांटिटीज लिखी हैं और यहाँ वेक्टर में देखोगे 1 2 3 4 लिखी। इसका मतलब ये नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी सिर्फ 5 ही हैं, इसको छोड़कर भी बहुत सारी स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी भी इसको छोड़कर बहुत सारी हैं। कुछ लिखा है मैंने सेलेक्टेड, मैंने अपने अकॉर्डिंग स्केलर क्वांटिटी में ये 5 सेलेक्टेड लिखा है। सेलेक्टेड मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने वो 5 स्केलर क्वांटिटीज को लिखा है जिन्हें देखकर लगता है कि ये वेक्टर हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वेक्टर नहीं है। टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रेशर और वर्क डन, इनको देख के कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि ये वेक्टर तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये स्केलर क्वांटिटीज ही हैं। क्यों लगता है हमें कि ये वेक्टर है? क्योंकि जब अभी वेक्टर पढ़ेंगे तो हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है। तो आप ये समझें कि ये इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसमें लगता है इसमें डायरेक्शन भी है। भाई तार ऐसे जा रहा है तो उसमें कुछ करंट होगा, मान लिया 5 एम्पियर, तो या तो वो लेफ्ट टू राइट जा रहा होगा या राइट टू लेफ्ट जा रहा होगा या नीचे से ऊपर जा रहा होगा, ऊपर से नीचे। जहां भी तार होगा उसका कोई तो डायरेक्शन होगा, करंट का भी डायरेक्शन भी है और उस करंट का मैग्नीट्यूड भी है। तो फिर दोनों चीज हो गई, तो उसे वेक्टर होना चाहिए था, लेकिन वो तो वेक्टर नहीं है। तो अभी देखेंगे कि जब वेक्टर की डेफिनेशन अभी आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वेक्टर होने के लिए क्या पैरामीटर्स है, क्या कंडीशंस हैं। तो पहले तो आप समझें कि ये टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रेशर एंड वर्क डन, ये सब की सब ये वाली जो मैंने लिखा है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो मैंने स्केलर क्वांटिटी डेफिनेशन क्या बताया कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो और जिसका कोई डायरेक्शन ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है? जैसे
मैं ये बता, अच्छा एक पॉइंट उससे पहले समझ लें, जितनी भी मैंने बताया इसके अलावा छोड़कर बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपने पढ़ा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, वो सब की सब स्केलर क्वांटिटी। उसको छोड़कर भी एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, लेंथ, ये भी स्केलर है। तो फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं कि मास, मैंने लिया मास, तो मास मैंने कितना लिखा 10 किलोग्राम। तो ये जो 10 है ना, यही मैग्नीट्यूड कहलाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मास। मास की न्यूमेरिकल वैल्यू उसको बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ मास। और किलोग्राम तो यूनिट होगा। अब जैसे मैं लिख दूं लेंथ, ये भी हमारा स्केलर है, ठीक है। अब मैं लिख दूं 5 मीटर, तो 5 क्या है, लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू। हमने जो लेंथ मेजर करा वो कितना आया, 5 मीटर। तो हमने क्या बोला, 5 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, लेंथ का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। जैसे किसी में भी बोल दें, जैसे हमने प्रेशर, प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर हमने कहा 20, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, ठीक है। रास्कल नहीं समझ लेना, पास्कल, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है। तो 20 पास्कल, तो 20 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर, प्रेशर की न्यूमेरिकल वैल्यू, तो प्रेशर का मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये होता है। तो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता है। अब देखो क्या है, मास 10 किलोग्राम। अभी हमने बोला मास 10 किलोग्राम है, तो क्या किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट का मास है 10 किलोग्राम, या रुके हुए का है, या ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में, इसका कुछ आइडिया लग रहा है? कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, सिर्फ हमें बताया मास 10 किलोग्राम, तो डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं। ऐसे हम दूसरे लेंथ 5 मीटर, किधर मेजर करा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, माइनस वाई के लॉन्ग, किधर कुछ नहीं पता चल रहा, बस ये पता लेंथ मेजर करा जो कि 5 मीटर है। प्रेशर की बात करें 20 पास्कल है, कहाँ का प्रेशर है, किधर मेजर करा, मतलब कोई आइडिया नहीं। तो इसलिए ये सारी क्वांटिटी ऐसी है जिनमें डायरेक्शन का कोई भी आइडिया हमें नहीं होता है, यानी कि डायरेक्शन हमें उससे नहीं पता था। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, और उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे मैंने कहा वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन समझे पहले तो, कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और जिसमें डायरेक्शन भी हो। अब बात यहीं पे मैं रुकता हूं, समझना बात। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वेक्टर हो जाएगी? तो नहीं, दो के होने से नहीं होगी। एक तीसरी कंडीशन भी है, क्या, जो वेक्टर लॉ को फॉलो करती हो तब होगी वेक्टर। क्या बताया वेक्टर में, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और तीसरा वेक्टर लॉज को फॉलो करती हो। अब आप कहोगे भैया ये वेक्टर लॉज कहाँ आ गया, ठीक है, लगता है एक चीज समझ रहे हैं फिर बीच में कोई दूसरा बवाल आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझना है। अभी वेक्टर लॉज आपका आगे आएगा, पढ़ेंगे। ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये वेक्टर लॉज हैं जो अभी आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी आप उसकी टेंशन ना लो, आप तो सिर्फ ये समझो कि जो वेक्टर लॉज की बात कर रहे हैं वो ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ है। आएगा टॉपिक, उसका डेरिवेशन भी करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। तो अभी आप वेक्टर की डेफिनेशन समझेंगे। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसमें डायरेक्शन भी हो, साथ में वेक्टर लॉ को भी फॉलो करती हो, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगी तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। क्वेश्चन पूछते एग्जाम में कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी होगी? तो आपको लिखना नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि जब तक वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करेगी तब तक वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। देखो, जो इलेक्ट्रिक करंट है इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, लेकिन ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती है। इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है, लेकिन ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती है। इसीलिए ये दोनों देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वेक्टर
होनी चाहिए, या कहीं वेक्टर तो नहीं है लेकिन एक्चुअल वेक्टर नहीं है। बात समझ में आया? तो वेक्टर क्वांटिटी डेफिनेशन समझ में आया? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और वेक्टर लॉस को फॉलो करती हो, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी की लिस्ट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी है, फोर्स है, टॉर्क है, इसके अलावा भी बहुत सारी है, मोमेंटम है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम है। तो ऐसे बहुत सारी और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर हैं। तो इतना क्लियर, वेक्टर स्केलर समझ में आया? अब इसके बाद जब आपने वेक्टर और स्केलर यहाँ पर समझ लिया, तो इसके बाद आपको समझना है कि भाई एक चीज ये कि भाई जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इसमें डायरेक्शन भी होता है, तो उसमें डायरेक्शन किस तरीके से हम बताते हैं। तो देखो अभी आप आगे जब आप देखोगे तो आप 3 वेक्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, यूनिट वेक्टर्स आई जे के। तो देखो इस तरीके से मैं आपको एक बेसिक बताया, तो जैसे ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसा होता है। तो भाई ऐसे अगर हम लाइन बनाएंगे तो कहाँ बनेगी लाइन, और दिखेगी कैसे? ना बनेगी ना दिखेगी। तो इस लाइन को ऐसे बना रहा है, इसको ऐसे बना दो। तो जो जेड एक्सिस होती है वो ऐसे बना देते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये वाली जो जेड एक्सिस है कैसी है, ये इस तरीके से, ठीक है, समझना है, बहुत आसान है। तो ये आई जे के 3 यूनिट वेक्टर है। आई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, जे वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, के जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। अब रिप्रेजेंट का मतलब क्या है? जैसे मैंने लिखा कि 3 मीटर, ये मैंने कोई लेंथ मेजर करा, हमें 3 मीटर लिख दिया। अब ये 3 मीटर लेंथ मेजर किया, तो अब ये कहां मेजर करा, ये तो कुछ पता चल नहीं रहा है, ये हमें पता चल नहीं रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें 3i मीटर, तो हमें ये पता चल गया कि i जो यूनिट वेक्टर है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। i यूनिट वेक्टर x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें पता लगा ये जो हमने लेंथ मेजर करा है वो x एक्सिस के अलॉन्ग करा है, समझे? अब ऐसे लिख दिया हमने 5j मीटर, तो हमें पता चलेगा ये जो हमने लेंथ मेजर करा वो किधर के लॉन्ग मेजर करेगा, y एक्सिस के लॉन्ग। और ऐसे लिख दिया 10k मीटर, तो ये जो लेंथ मेजर करा किधर मेजर करा, z एक्सिस के लॉन्ग। तो i j k क्या करते हैं, i x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, j y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और k जो है वो z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा फोर्स, समझना। अब क्या होता है, देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, एक एक लेक्चर में बताते जाएंगे, उसको आप ध्यान रखना। देखो अब हमने लिखा फोर्स, अब हमने लिख दिया यहाँ पर 10 न्यूटन। अब जब हमने फोर्स ऐसे लिखा 10 न्यूटन, तो हमें ये नहीं पता चला जनरली कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये पॉजिटिव एक्स की तरफ लग रहा है या पॉजिटिव वाई की तरफ लग रहा है। तो देखो फोर्स है तो वेक्टर, लेकिन अभी हमने उसे वेक्टर फॉर्म में लिखा नहीं, वेक्टर फॉर्म में उसे लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि देखो F के ऊपर एरो का साइन नहीं लगा है, F के ऊपर एरो का साइन नहीं लगा। अब आपको इसको बेसिक थोड़ा समझना है। देखो क्या है, जैसे आपने पढ़ा ये वेलोसिटी जो है वो वेक्टर होती है, मैंने अभी बताया, फोर्स है वो वेक्टर है, एक्सेलरेशन है ये वेक्टर है। तो आपको ये नहीं लगता कि भाई यार ये तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी पढ़े हैं जो 9th क्लास में, तो ये तो ऐसे ही लिखे होते थे, ए लिखा होता था, वी लिखा होता है, एफ, ठीक है, उस समय तो इसके लिए वेक्टर नहीं था। लेकिन अब आपको कैसा मिलेगा, यही फोर्स लिखा हुआ आपको ऐसा मिलेगा, एफ इसके ऊपर एरो, फिर कहीं मिलेगा वी तो इसके ऊपर एरो, ए मिलेगा तो इसके ऊपर एरो। तो लगे अब ये कैसे चेंज आया, ये जो ए के ऊपर एरो लगा दिया ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात ये आती है कि भाई अगर हमने ऐसा लिख दिया बिना एरो के तो क्या ये स्केलर हो गए? देखो रहेंगे तो वो वेक्टर ही। अभी हमने क्या कहा कि इस वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वेक्टर लॉ को भी फॉलो करती है। तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो जब हम इस तरीके से लिखते हैं बिना एरो के
तो हम उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को बता रहे होते हैं, हम डायरेक्शन को नहीं बता रहे होते। बात समझना, जैसे मैंने लिखा फोर्स, इस पे एरो नहीं लगाया तो मैंने लिख दिया 10 न्यूटन। अब हमें ये तो पता चल गया 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है क्योंकि हमने फोर्स के ऊपर एरो लगाया नहीं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा नहीं है, वेक्टर फॉर्म में नहीं, क्योंकि हम तो इस वेक्टर क्वांटिटी को भी स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, स्केलर फॉर्म में। अब अगर आती है कि भाई अगर इसे वेक्टर में करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे F, ये वेक्टर का साइन लगा दिया। अब मान लिया ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है ये हमारा y एक्सिस के लॉन्ग लगा, तो हमने क्या लिखना है 10 J न्यूटन। अब ये देखो ये वेक्टर फॉर्म को, फोर्स को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा, बात समझ में आ गया। तो जब इस तरीके लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा, इसके ऊपर जो एरो होता है, एक बात समझना, जैसे ये वेलोसिटी के ऊपर एरो, हर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ये एरो इसी तरफ लगा होता है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि हेड, इसको ऐसे एरो बनाते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल, ये ऐसे ही बनता है। कहने का मतलब ये है जैसे वेलोसिटी है, एक ए ऑब्जेक्ट है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ए बोल रखा, उसकी वेलोसिटी जो है वी है। अब वो ऑब्जेक्ट जा कहाँ रहा है, ऐसे जा रहा है, तब भी ऐसे लिखेंगे। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तब भी ऐसे लिखेंगे, अगर वो इस तरफ जा रहा है तब भी ऐसे लिखेंगे, अगर वो इस तरफ जा रहा है तब भी ऐसे लिखेंगे। यानी कि वी के ऊपर का एरो वो ऐसे ही लगना है, ऑब्जेक्ट चाहे लेफ्ट टू राइट जाए, चाहे राइट टू लेफ्ट जाए, नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे जाए, कहीं भी जाए। ये इसको ऐसा नहीं कि हमने वेलोसिटी लिखा, अब कहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है तो इसके ऊपर एरो ऐसा लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट ने क्या करा, ऑब्जेक्ट जो है हमारा इस तरफ जाने लगा तो हमने इसके ऊपर का एरो ऐसा लगा दिया, या हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से जाने लगा तो वी के ऊपर एरो ऐसे हमने ऐसे लगा दिया। ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसका फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके, ये एरो हेड राइट में होगा, टेल लेफ्ट में होगा, इसी तरीके से बनाया जाए। तो क्या होता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे वेलोसिटी है, अब मान लो ऑब्जेक्ट जो है नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, इस तरह ये प्लस एक्स हो गया तो ये माइनस एक्स हो गया। अब कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा था, हम क्या लेंगे, वेलोसिटी है एक ऑब्जेक्ट की जो कि नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, किस वेलोसिटी से, 5 मीटर, तो मैंने क्या लिखा 5 माइनस आई, बात समझना, माइनस आई मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। देखो पॉजिटिव एक्स को प्लस आई रिप्रेजेंट करता है और नेगेटिव एक्स एक्सिस को माइनस आई रिप्रेजेंट करता है। अभी ये आई जे के ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, इसकी भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर होते हैं, बस आप इतना समझ लें, ये ऐसे वेक्टर होते हैं जिसके साथ ऐड हो जाते हैं, जिसके साथ जुड़ जाते हैं एक तरीके से, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1, इसीलिए इसका नाम है यूनिट वेक्टर, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है, इस पे कैप लगी होती है, इसकी पहचान है, इसको कैप। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है तो हमने माइनस आई लिख दिया, तो हमने इस तरीके से लिखा माइनस वाई आई मीटर पर सेकेंड, ये होगा। बस तो इससे क्या हो रहा है कि हमें पता चल जा रहा है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ये जो आई जे के वेक्टर्स आएंगे, यूनिट वेक्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे टॉपिक आएगा तो हम इसका डिस्कशन करेंगे इसी पर, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, सब चीज़ देखेंगे। तो आप अभी समझे कि 2 टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, साथ में वेक्टर लॉस को भी फॉलो करती हैं। दूसरी चीज़ एक मैं इसी में बता दूं, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन है, बहुत आसान सी चीज़ है, वो आप इसमें बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखो क्या होता है बच्चों कि जैसे एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। अब समझना है आपको, एक ऑब्जेक्ट ए है और उसकी वेलोसिटी जो है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया वी ए से, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा बी है और उसकी वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया वी बी से। अब आप देख सकते हैं वी ए के ऊपर एरो जो लगा है और वी बी के ऊपर जो एरो लगा है, दोनों की लेंथ बराबर, इस एरो की लेंथ में कोई चेंज नहीं आने वाला। ये जो एरो ये बता रहा है कि भाई वी ए और वी बी जो है वेक्टर क्वांटिटी,
लेकिन इसको छोड़कर जो एरो, एडिशनल एरो हमने यहाँ बनाया, ये एरो बनाया, इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी, यानी कि ए की वेलोसिटी बी से ज़्यादा है। ऐसे आप समझ सकते हैं, एक फोर्स है जो कि F1 है और दूसरा फोर्स जो है वो F2 है। अब आप देख सकते हैं ये F1 के लिए जो एरो मैंने बनाया वो छोटा बनाया, F2 के लिए बड़ा बनाया, और ये जो F1 फोर्स है इसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है और F2 जो फोर्स है उसका राइट टू लेफ्ट है। लेकिन ये एरो तो राइट टू लेफ्ट बनाया है, लेकिन देखो F2 के ऊपर एरो लेफ्ट टू राइट ही बनाया है, मतलब इस एरो का डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहेगा। तो इन दोनों को अगर हम देखें, इस एरो की लेंथ कम है, इसकी ज्यादा, तो हम बोल सकते हैं F2 इज ग्रेटर देन F1, यानी कि F2 का जो मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो F1 से ज्यादा है। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। और भी बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि टॉपिक का तो काफी बड़ा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीजें पढ़ेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आपको समझ में आया होगा, स्केलर ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टॉपिक बहुत आसान है, कोशिश करते रहें। मैं एक एक चीज़ कराऊंगा इस चैप्टर में, कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।